मध्यकालीन भारतीय भाषा, है ना, इज इक्वल टू मध्यकालीन प्राकृत। तो ये जो मध्यकालीन प्राकृत है ये 3 प्रकार की है। पहली क्या है? पाली, दूसरी क्या है? प्राकृत, और तीसरी क्या है? अच्छा, ये वाला स्लाइड है, पहले देखिए। जो कल मैं आपको बात बता रही थी कि प्राकृत जो है उसका अगर आप इटोमोलॉजिकल अर्थ लेंगे, जब उसे आप एक स्पेसिफिक भाषा के रूप में, संज्ञा के अर्थ में प्रयोग नहीं करेंगे, तो प्राकृत के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? सारी संस्कृतेतर भाषाएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत कहलाएंगी। और संस्कृत से यहाँ क्या अभिप्राय है? संस्कृत से अभिप्राय है जो संज्ञा के अर्थ में रूढ़ हो चुकी है संस्कृत भाषा, ठीक है ना, वो जो संस्कृत है उससे भिन्न जो भाषाएं हैं उसको हमारी परंपरा में प्राकृत कहा जाता है। जैसे कल मैंने आपको नमी साधु का वो दिया था ना, उनकी काव्यालंकार वृत्ति में से कोट किया था, प्राकृतम एवापभ्रंशम। वो क्या कह रहे हैं? प्राकृत ही अपभ्रंश है। आप विपरीत भी कह सकते हैं कि अपभ्रंश ही प्राकृत है, यानी वो प्रत्येक भाषा जो संस्कृत से भिन्न है वो प्राकृत है। तो ब्रॉडर अर्थ में बहुत बड़ा, अगर आप अब हमको 3 गोले बनाने, एक बड़ा गोला, एक उसके अंदर एक और गोला, फिर उसके अंदर एक और छोटा गोला, फिर उसके अंदर एक और छोटा गोला, ठीक है ना। 1 मिनट में दीजिएगा मुझे। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, पर इस लैपटॉप में वो काम नहीं करता है पेन, ये टच स्क्रीन नहीं है। तो देखिए, सामान्य रूप से समझिए कि संस्कृतेतर सभी भाषाओं के लिए हमारी परंपरा में बार बार प्राकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। हम पाली को भी प्राकृत कहते हैं, हम जो मैं मागधी इत्यादि बात कर रही हूँ उसको भी प्राकृत कहते हैं, हम अपभ्रंश को भी प्राकृत कहते हैं, हम ब्रज, अवधि इत्यादि जो बाद की भाषाएं हैं उनके लिए भी प्राकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको तुलसीदास का उदाहरण दिया था, जो एक वो आता है, दोहा आता है, उसमें कहते हैं यद्यपि प्राकृत, हाँ, जे जे प्राकृत कवि परम सयाने, चौपाई है। तो इस प्रकार का कुछ वो कोट करते हैं, तो वहां पे उन्होंने प्राकृत शब्द किया है, अवधि और ब्रज के लिए प्रयोग किया है। कि जो लोक भाषाएं हैं अवधि, ब्रज इत्यादि, उसमें लिखने वाले जो कवि हैं जो बहुत सयाने हैं उन्होंने काव्य किया है, पर फिर भी मैं काव्य कर रहा हूँ, तो वहां प्राकृत शब्द किसके लिए आ गया? ब्रज और अवधि के लिए। ठीक, ये एक बड़ा सर्कल हो गया कि प्राकृत शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधि इत्यादि सबके लिए प्रयोग हो रहा है। तो संस्कृतेतर भाषा के अर्थ में ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलाइटर। हाँ, ये हाइलाइटर दिख रहा है क्या इसमें? ओके, ये कलर दूसरा लेना होगा। अभी दिखा क्या? हाँ, पॉइंटर। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, संस्कृतेतर भाषाओं, अब ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज इत्यादि सभी के लिए प्राकृत शब्द का प्रयोग होता है। फिर आप आ जाइए मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के लिए। जब संस्कृत जो है पूरी तरह से प्रयोग के बाहर हो चुकी है, केवल किताबों में, साहित्य में है, तब एक पूरा जो भाषा का ग्रुप है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, और वो ग्रुप कैसा है? वो काल के अनुसार है। ठीक, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मध्यकालीन भारतीय भाषा, जिसको आप अगर बड़े अर्थ में कहना चाहें तो कहेंगे मध्यकालीन भारतीय। मैंने आर्य को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये शब्द को हम स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन जो कहा जाता है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा वो वेस्ट के भी हैं और इंडिया के भी हैं। सुनीति कुमार चटर्जी, चाटुर्जा जैसे बड़े बड़े जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो भी आर्य भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, यानी जब संस्कृत प्रयोग से बाहर हो चुकी है, तब जो भाषाएं प्रयोग में आई, तब जिस भाषा का प्रस्फुटन हुआ, जो भाषा लोक में चलनी शुरू हुई, वो क्या है? मध्यकालीन भारतीय भाषा। इन सभी भाषाओं को हम स्थूल रूप में प्राकृत कहते हैं। इन भाषाओं का काल क्या है? और ये मेरा बताया गया काल नहीं है, जो परंपरा से पढ़ा जा रहा है और अभी तक यही कहा जा रहा है वो है। ठीक, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी पूर्व तक की जो भाषाएं हैं, इस पूरे कालखंड की जो भाषाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारतीय भाषा। इसी को हम क्या कहते हैं? इस पूरे जो ये जो भाषा है ना पूरी,
ये 3 काल में जो विभाजित है, इसको हम स्थूल रूप से प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं, इनके भी 3 भेद हैं, और ये भेद कैसे? काल के अनुसार हैं, काल क्रम के अनुसार हैं। ठीक, तो अब इन जो काल क्रम के अनुसार हम इनका 3 प्रकार से विभाजन करते हैं। प्राचीन प्राकृत, या आप कह सकते हैं प्राचीन मध्यकालीन भारतीय भाषा। ठीक, मध्यकालीन प्राकृत यानी मध्यकालीन मध्यकालीन प्राकृत भाषा। ठीक, और परवर्ती प्राकृत यानी बाद वाली जो प्राकृत भाषा है। और जो ये प्राकृत भाषाएं हैं, जब आप इन्हें अलग अलग संज्ञा देंगे, तो जिसको हम प्राचीन प्राकृत कहते हैं, उसका क्या नाम है? पाली। आपने सबने पाली का, ये पाली ये शब्द भाषा के अर्थ में सुना होगा। ठीक है ना? तो मध्यकालीन भारतीय भाषा, जिसे आप प्राकृत भी कह सकते हैं, इसको काल के अनुसार 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। प्राचीन प्राकृत, मध्यकालीन प्राकृत और परवर्ती प्राकृत। ठीक, अब उन्हीं प्राचीन प्राकृत को आप क्या कहेंगे? पाली कहेंगे। मध्यकालीन प्राकृत को आप प्राकृत कहेंगे, और परवर्ती प्राकृत जो है उसको आप अपभ्रंश कहेंगे। इनका काल कैसे है? जो पाली है यानी जो प्राचीन प्राकृत है, उसका काल है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी। ठीक, यहाँ जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, जो ब्रैकेट में लिखा है। मध्यकालीन प्राकृत जो है, जिसको हम प्राकृत कहते हैं अब, और इसी प्राकृत के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, ये मध्यकालीन प्राकृत। ठीक है ना? मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में से जो ये मध्यकालीन प्राकृत है, इसी के लिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम प्राकृत शब्द का व्यवहार इसी भाषा के लिए करेंगे। ठीक, इसका क्या काल है? यही पर आ जाती है आपकी शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्र इत्यादि। ठीक, इसका क्या काल है? 100 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। इसमें देखिए, इसमें 100-200 साल का अंतर अलग अलग विद्वानों के अनुसार हो जाता है। तो ये जो कि स्थूल जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और परवर्ती प्राकृत, जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? उसका क्या काल है? 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी। तो प्राकृत शब्द का प्रयोग संस्कृतेतर सभी भाषाओं के लिए होता है, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के लिए होता है, और मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में जो मध्यकालीन भाषा है, ठीक है ना, उस पूरे 600 से लेके 11 ईसा पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी पूर्व का जो ईस्वी का जो ये पूरा कालखंड है, इसमें जो बीच के समय में जो भाषा हुई है, मागधी इत्यादि, उसके लिए भी हम प्राकृत शब्द का प्रयोग करते हैं। और आप ये कह सकते हैं अब कि उसके लिए ही प्राकृत शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया है। बात समझ में आई? हम सब कर दीजिए, हाँ हूं कर दीजिए, और नहीं समझ में आई हो तो हैंड रेज कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। किसी को कुछ भी लेश मात्र भी संशय हो तो वो पूछ सकते हैं, है ना? चलिए, तो अब हमने आपको ये कालखंड का विभाजन करके बता दिया कि किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने विवेच्य विषय पर, जिस भाषा पर हमको बात करनी है, जिसको इस कोर्स में हम प्राकृत कह रहे हैं, जिसको मैं बार बार शौरसेनी, मागधी इत्यादि इत्यादि कहती हूँ। ठीक, वो जो प्राकृत है, अब हम प्राकृत शब्द का प्रयोग करेंगे। और आप अब ये समझ कर चलिए कि मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में 100 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के कालखंड में जो भाषाएं भारत में बोली जा रही थी, लोक व्यवहार में थी, उसके लिए हम प्राकृत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और ये चांडाली, शकारी इत्यादि इत्यादि बोलियों को रखते हैं। उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, अब मैंने नवी साधु की बात की थी कल, और अभी भी उनकी चर्चा की, रुद्रट के काव्यालंकार पर जिनकी टीका है। ठीक है ना? तो वो जो है वो प्राकृत शब्द की क्या इटमोलॉजी देते हैं, और अब यहाँ उनका प्राकृत से मतलब क्या है, जिस प्राकृत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो क्या एटमोलॉजी देते हैं? वो कहते हैं प्राकृत क्या है? ऐसी भाषा जिस जो व्याकरण के संस्कार से रहित हो, यानी जिसका मानकीकरण नहीं किया गया हो, जिसके लिए कोई व्याकरण नहीं बनाया गया हो। हालांकि जिस समय नमी साधु जो हैं वो टीका कर रहे हैं काव्य अलंकार की, उस समय तक प्राकृत जो है वो लोक व्यवहार से बाहर हो चुकी थी, वो भी साहित्य की भाषा हो गई थी। और उस समय जो अपभ्रंश भाषाएं हैं वो प्रयोग में आ रही थी लोक व्यवहार में, और आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी जो प्रारंभ है वो लोक व्यवहार में वो शुरू होने, प्रारंभ बोलचाल में वो आने लग गई थी, उसका भी रूप कुछ कुछ प्रकट होने लग गया था। ठीक,
तो नमी साधु क्या कहते हैं कि व्याकरण के संस्कार से जो रहित है वो प्राकृत है, जो कि मैंने आपको प्राकृत का एटोमोलॉजिकल अर्थ बताया है कि अवधि, ब्रज इत्यादि इत्यादि, ये जब ये सारी भाषाएं प्राकृत, इवन संस्कृत जब तक मानकीकृत नहीं की गई तब तक हम उसे प्राकृत कह सकते हैं। ठीक, फिर वो एक और एटोमोलॉजी देते हैं, यहाँ तो मैंने जो उन्होंने बताया है अपने टीका में संस्कृत में, उसका मैंने हिंदी अर्थ करके आपको बता दिया। एक व्युत्पत्ति जो संस्कृत में मैंने यहाँ कोट की है वो बताते हैं, प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, जो प्रकृति से सिद्ध है, जो स्वभाव से ही सिद्ध है, यानी जो लोक में बोली जा रही है, जिसके लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नमी साधु जब जब भी वो हुए होंगे तब तक संस्कृत को क्या है व्याकरण से सीखा जा रहा था, हालांकि तब प्राकृत को भी व्याकरण से सीखा जा रहा था, क्योंकि नमी साधु जैन थे और प्राकृत के पक्षधर थे, तो वो उसी अर्थ में प्राकृत का प्रयोग कर रहे हैं। जब प्राकृत जब बोली जाती थी वो तब जिस अर्थ में प्रयोग होती थी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो भाषा स्वभाव सिद्ध है, जिसके लिए किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है, प्राकृत है। और अगली व्युत्पत्ति क्या करते हैं, प्राकृता नाम साधारण जना नाम इदम प्राकृतम, जो कि हमारी हंसी ने शायद ये एटोमोलॉजी बताई थी ना कि प्रकृति जो है वो जनता है, सामान्य लोक का व्यक्ति है, उसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। तो यही बात जो है वो नमी साधु कह रहे हैं, प्राकृता नाम प्रकृति की, प्रकृति मतलब जनता की, जन सामान्य की, साधारण जना नाम यानी जो जन सामान्य है, इदम उसका जो है वो क्या है, प्राकृत है, अर्थात जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा जो है वो प्राकृत है। बात स्पष्ट हुई। अब प्राकृत नाम की चर्चा, प्राकृत नाम संकीर्तन जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब हम उसके डिटेलिंग में आएंगे। तो यहाँ तक आप सबको बात स्पष्ट है ना। अब ये प्राकृत किसको कहते हैं, प्राकृत का एटोमोलॉजिकल अर्थ क्या है, उसका रूढ़ अर्थ क्या है, वो सारी चर्चाएं पुनः नहीं होंगी। तो यहाँ तक प्राकृत नाम पर चर्चा हो गई, और मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए, प्राकृत के लिए बहुत सारे नाम जो है प्रयोग होते हैं, जो कि जो प्राकृत की ही जो ध्वनि परिवर्तन के नियम है, उससे जब आप प्राकृत शब्द को, ये जो संस्कृत का प्राकृत शब्द है, जब आप इसे प्राकृत भाषा में बदलेंगे तो इसके इतने सारे नाम बन जाएंगे। पाय, 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 पाउय, पागड, पागत, पागय, पा, ये दो बार पागय हो गया है, पागय, पायड, ये सारा ये शब्द आप साहित्य में लिखे देखिए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये प्राकृत की बात कर रहे हैं। और ये इतने सारे जो नाम मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो अलग अलग ज्योग्राफिकल वर्जन है उस प्राकृत भाषा के, उसमें ये अलग अलग थोड़े थोड़े से वेरिएशन है। जैसा अभी सौरभ जी ने पूछा कि क्या हम एक प्राकृत को सीखेंगे तो सबको सीख जाएंगे, आप सबको सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो अन्य प्राकृत में भेद है वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे ये पायय जो है वो महाराष्ट्रीय प्राकृत में होता है, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्रीय प्राकृत में क ग च ज त द प य ये व्यंजन जब शब्द मध्य में आते हैं तो इनका लोप हो जाता है। तो का लोप हो गया। ये अगर इस वाले को देखें, री प्राकृत में होता नहीं है, री को अ हो जाता है तो अ हो गया। इसी प्रकार से जो बाद वाला था है उसका भी लोप हो गया, बच गया अ। अब ये जो पहले वाला जो अ था उसको यह हो गया, इसको हम यश श्रुति कहते हैं। ठीक, तो यश श्रुति के नियम से जो पहले वाला अ था वो यह हो गया, वो यश श्रुति का नियम मैं आपको बताऊंगी। प्राकृत का बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है। और ये जो यश श्रुति का नियम है वो मूलतः बहुत प्रोमिनेंट रूप में महाराष्ट्रीय प्राकृत में है, शौरसेनी इत्यादि में नहीं होगा। क्योंकि देखिए शौरसेनी में क्या होता है, जो क होता है वो ग में बदल जाता है, तो बन जाएगा पा, पा ग अ या पा गय। कभी कभी त जो है उसका लोप होता है शौरसेनी में, कभी नहीं होता। जब नहीं होता तो वो त जो है वो द में बदल जाता है, तो बन जाएगा पा ग द। और जब लोप हो जाएगा तो बन जाएगा पा गया अ, या श्रुति हो जाएगी तो बन जाएगा पा गया। इस तरह से थोड़े थोड़े वर्ज। और ये भी आपको मिल सकता है कि एक ही प्राकृत में महाराष्ट्रीय प्राकृत का ही कोई ग्रंथ हो और आपको पा गया, पाय अ, ये भी रूप मिल जाए, ठीक है ना। तो इन चीजों को बहुत माइन्यूटली देखने की आवश्यकता होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो जो टेक्स्ट लिखा गया है, क्या होता था, पांडुलिपियां होती थी ना, तो मान लीजिए कोई
ग्रंथ जो है वो लिखा गया है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। वो ट्रेवल करते करते चला गया कहीं मथुरा के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो जो लिपिकार है वो अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन कर दिया करता है अपनी बुद्धि से। तो मेरा जो काम था फ्री वेरिएशन वाला, उसमें ये जो लिपि का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इस दृष्टि से भी इनको सबको देख सकते हैं। हम प्राकृत के जो मोटे मोटे नियम है उस पर बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल हमारी बात हुई थी ना कि प्राकृत के बहुत सारे वैयाकरण हुए हैं, लेकिन जो पहले वैयाकरण जो हुए वो कौन है? भरतमुनि, जिनका क्या है? नाट्य शास्त्र है। तो यद्यपि नाट्य शास्त्र कल मैंने बताया था कि रंगमंच का ग्रंथ है, लेकिन और एस्थेटिक्स का ग्रंथ है कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। पर क्योंकि नाटक में प्राकृत का व्यवहार होता है तो उनको बताना है कि भाई कौन सा पात्र कैसी प्राकृत बोलेगा। तो जब ये बताना है कि कौन सा पात्र कैसी प्राकृत बोलेगा, तो थोड़ा सा प्राकृत के जो ध्वनि परिवर्तन इत्यादि से संबंधित चीजें हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। और पहली बार भाषा के अर्थ में महाराष्ट्री शौर सेनी इत्यादि प्राकृत भाषा के अर्थ में, जिसकी बात हम करने वाले हैं, अब हम प्राकृत से उसी की बात करेंगे, उसके लिए जो पहली बार प्राकृत शब्द मिलता है वो कहाँ मिलता है? भरत के नाट्य शास्त्र में, ठीक है ना। और नाट्य शास्त्र जो है वो ही प्राकृत का प्रथम व्याकरण है, और जिसमें ये बताया गया है कि प्राकृत भाषाओं का नाट्यानुकूल प्रयोग किस प्रकार से हो। बात स्पष्ट हुई यहां तक? चलिए, कोई शंका नहीं है, तो अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं। किसी को कुछ भी विचार आए, कोई प्रश्न आए तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम जिसको मैं बार बार प्राकृत कह रही हूं मैं उसी पर आ गई हूँ। मध्यकालीन प्राकृत, ठीक, जिसको हम प्राकृत कह रहे हैं। अब अगर मैं यहां से मध्यकालीन हटा दूं और केवल प्राकृत कहूं तब भी आप वही अर्थ ग्रहण करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताती ही आ रही हूं कि प्रादेशिक यानी भौगोलिक अलग अलग भूगोल, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर प्राकृतों के अलग अलग रूप बन गए, ठीक। तो जो हमारे नाटककार हैं, जो हमारे वैयाकरण है प्राकृत के, उन सभी वैयाकरणों ने ये जो वेरिएशंस हैं प्राकृत के, ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं, इवन कई बार जातिगत वेरिएशन भी है, ठीक है ना, उन सबको अपना जो जो उनके व्याकरण के ग्रंथ हैं उनमें डील किया है। तो जो भरत का नाट्य शास्त्र है, वहां सबसे पहले पहले हमें प्राकृत जो भाषाएं हैं उनके विषय में चर्चा मिलती है, और उन्होंने 7 प्रकार की प्राकृतों के बारे में बात की है, जो है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शूरसेनी, जिसको शौरसेनी भी कहते हैं, अर्धमागधी, वाहलिका और दाक्षिणात्य। और कुछ ऐसी प्राकृत भी हैं जिनको बाद के वैयाकरणों ने एक अलग प्राकृत की तरह ट्रीट किया है, पर भरत ने उनको इन प्राकृतों में से किसी की बोली, किसी के अंडर ट्रीट किया है, ठीक है ना। तो हम अभी नाट्य शास्त्र पे नहीं जाएंगे, यदि आप लोगों की रुचि हो तो आप नाट्य शास्त्र के 18वें अध्याय भाषा विधान में जाकर के वो प्रसंग देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो मैं एक एक वैयाकरण के अनुसार यहाँ पर प्राकृत नहीं पढ़ाने वाली हूँ, और इवन हम पूरी प्राकृत पढ़ने भी नहीं वाले हैं। हम जो मोटे मोटे नियम है जिसको जान करके आप ध्वनि पर जो संस्कृत और प्राकृत को रिलेट कर पाएंगे और प्राकृत से आधुनिक भाषाओं को रिलेट कर पाएंगे। और मैं कुछ कुछ उदाहरण आपको देती भी चलूंगी बीच में, और मुझे उदाहरण देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब मैं वो ध्वनि परिवर्तन के लिए शब्दों के उदाहरण दूंगी तो आप खुद तुरंत कनेक्ट कर लेंगे चीजों को, ठीक है ना। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि भरत के बाद में जो पहला व्याकरण मिलता है प्राकृत का, वो ये व्याकरण है वरुरुचि और चंड के। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है कि चंड पहले है कि वरुरुचि पहले है, तो उस विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। आप चाहे तो चंड को ऊपर कर लीजिए, चाहे वरुरुचि को ऊपर कर लीजिए, ठीक है ना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वररुचि जो है उन्होंने इन 4 प्राकृतों की बात की है, महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची। चंड जो है उन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, इन्हीं की बात की है। मुझे लगता है कि शायद इनके काल तक ये प्रमुख रूप से साहित्य में प्रयोग होने लगी होती होंगी, और प्राकृत जो है वो शायद साहित्य में उतने प्रोमिनेंट रूप में नहीं आई होंगी। तो इसलिए क्या है, उन्होंने उसका व्याकरण देना आवश्यक नहीं समझा, उसके विषय में चर्चा नहीं की, पर लोक में वो रही होंगी, ठीक है ना, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो वररुचि के बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण वैयाकरण है अपने पास प्राकृत के,
जिसके जिनके व्याकरण को आप पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए आपने पूरा व्याकरण पढ़ लिया प्राकृत का, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी व्याकरण हुए, जैसे कि पाणिनि के बाद जितने व्याकरण हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, पाणिनि को फॉलो किया है, ठीक है ना। अपने काल क्षेत्र के सापेक्ष कुछ परिवर्तन बताते हुए वो पाणिनि को ही फॉलो करते हैं। पाणिनि ने इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि उसका अतिक्रमण नहीं कर पाए। ठीक यही बात प्राकृत व्याकरण में हेमचंद्र के संदर्भ में समझनी चाहिए। ठीक, हेमचंद्र ने महाराष्ट्री, अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, पैशाची और चूलिका पैशाची, एक्चुअली पैशाची और चूलिका पैशाची एक ही है, उसमें थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस है जिसकी चर्चा उन्होंने की है। ठीक, तो ये जो है ये हेमचंद्र ने बात की। हेमचंद्र का ग्रंथ जो है, अगर कभी आप ढूंढने लग जाए हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण और आपको ना मिले, तो एक्चुअली क्या है, हेमचंद्र जो है वो बेसिकली संस्कृत के व्याकरण है, ठीक है ना। हेमचंद्र ने संस्कृत का व्याकरण लिखा, पाणिनि के अनुसार ही 8 अध्यायों में उन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा, लेकिन उनके व्याकरण के जो 7 अध्याय हैं वो संस्कृत के व्याकरण हैं, और उनके व्याकरण का जो 8वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, वो प्राकृत के व्याकरण के साथ में डील करता है। और उस व्याकरण में 4 पाद हैं, जैसे अष्टाध्यायी के हर उसमें 4-4 पाद है ना, वैसे उनके भी व्याकरण के प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो जिसमें 7वें अध्याय तक वो संस्कृत को डील करते हैं, और अंतिम यानी 8वें अध्याय में वो प्राकृत से डील करते हैं। ठीक, और उनके ग्रंथ का नाम जो है वो सिद्ध हैम शब्दानुशासन या हैम शब्दानुशासनम। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अधिकांश सभी जो व्याकरण है मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा ही अंतर है इन प्राकृत की जो अलग अलग ये जो भाषाएं हैं, विभाषाएं हैं, जो वर्जन्स हैं, तो सभी व्याकरण क्या करते हैं, वो महाराष्ट्री को केंद्र में रखते हैं। ठीक, महाराष्ट्री का व्याकरण देते हैं और उसके अपवाद रूप में अन्य जो प्राकृत जो है उनकी विशेषताएं बताते रहते हैं कि इसमें ये अलग है, शेषम महाराष्ट्रीवत। फिर अगला बताएंगे कि हम शौरसेनी के बारे में बता रहे हैं, शौरसेनी में ये 2-4 चीजें अलग है, सब महाराष्ट्री के समान है। फिर उसके बाद वो मान लीजिए मागधी की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे मागधी में ये 3-4 चीजें अलग है, शेषम शौरसेनीवत, यानी जो शौरसेनी में था, जो महाराष्ट्री में था, महाराष्ट्री और शौरसेनी में जो कुछ भी सिमिलर था वो मागधी में है। उसके अतिरिक्त शौरसेनी में जो था, जो कि महाराष्ट्र में नहीं था, वो भी मागधी में है, और मागधी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इस क्रम से वो अपने व्याकरण को रखते हैं। अब प्रश्न ये आता है, मैं अगली स्लाइड पे आ रही हूँ, कि जो व्याकरण है उन्होंने महाराष्ट्री को केंद्र में क्यों रखा। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्री जो है वो काव्य के लिए सबसे अनुकूल भाषा थी। प्राकृत जो भाषाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें काव्य के लिए सबसे अनुकूल जो व्याकरण भाषा है वो है महाराष्ट्री। कारण क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने फोनेटिक्स में देखा ना, आपको बार बार बताया गया कि है कि जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, उसके कारण क्या होती है, उसके कारण लयात्मकता आती है। को भी छोड़ दीजिए, तो स्वरों के कारण जो है वो लयात्मकता आती है भाषा में, और स्वरों में भी जो है वो प्रधान है। तो महाराष्ट्री जो है वो लय प्रधान भाषा है, उसमें लयात्मकता का आधिक्य है। और लयात्मकता का आधिक्य क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्री में मध्य शब्द के मध्य आने वाले व्यंजनों का लोप हो जाता है। ठीक, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, क ग छ ज त द प य वाम प्रायो लुक, कि क ग छ ज त द प य ये शब्द के बीच में आए तो इनका लोप हो जाता है। तो जब व्यंजन का लोप हो जाता है और स्वर शेष रह जाता है, तो भाषा कैसी हो जाती है, लयात्मक हो जाती है। और लयात्मक होने के कारण से वो गीत के, काव्य के अनुकूल हो जाती है ना। संगीत में क्या करते हैं ना, जो मूल तत्व जो होता है वो क्या होता है, स्वर होता है। आपने पढ़ा भी, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो क्योंकि महाराष्ट्री जो है वो अपनी लयात्मकता के कारण हमेशा काव्य की प्रधान भाषा रही, और काव्य की प्रधान भाषा रहने के कारण वो व्याकरणों के लिए केंद्र में रही। इसीलिए प्रत्येक प्राकृत के व्याकरण ने, हो सकता है कुछ 1-2 अपवाद हो, क्योंकि बहुत सारे व्याकरण है, 15, 16, 17 पता नहीं कितने, तो कुछ हो सकता है स्लिप ऑफ माइंड हो कि कुछ ध्यान ना आ रहा हो, लेकिन
जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, सभी व्याकरणों में जो केंद्र में है वो महाराष्ट्री है। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है उसका लयात्मक होना, और लयात्मकता के कारण से उसका काव्य के लिए सर्वोनुकूल होना, है ना, सर्वोपयुक्त होना। आप देखेंगे संस्कृत नाटक को, अब वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, अशोक घोष के नाटक, फिर भास के नाटक, कालिदास के नाटक, किसी के भी नाटक आप उठा लीजिए, आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो संस्कृत वाले हैं वो भी, और जो संस्कृत वाले हैं वो नहीं है वो भी। आप जाइए कोई भी नाटक उठाइए, उसमें देखिए कि जब कोई पात्र है, ठीक, हर पात्र की अपनी अलग अलग भाषा है। कोई शौरसेनी बोल रहा है, कोई पैशाची बोल रहा है, कोई मागधी बोल रहा है, कोई चूलिका पैशाची बोल रहा है। पर 95% ऑफ द टाइम, 95% ऐसा ही होगा मेरी जानकारी में, कि जब कोई गीत गाना हो, ठीक है ना, या कोई पद्य में कोई बात कहनी हो, तो क्या होता है, वहां पर महाराष्ट्री का आश्रय लिया जाता है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम देखेंगे तो नटी जो है वो प्रारंभ में एक गीत गाती है, क्या है, ईशद ईशद चुंबता चुंबितानी करके। इसी प्रकार से और भी आप नाटकों में देखेंगे तो जो गीत जो है उसमें जो काव्यात्मक जो अंश है वो जो है वो महाराष्ट्री में है। और मैंने गाहा सप्तशती की बात की थी ना, गाथा सप्तशती जिसको आप कहते हैं, और प्राकृत में गाहा सप्तशती कहेंगे। गाहा सप्तशती जो है उसकी सभी गाथाएं, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, कुछ और एक कुछ प्राकृतों के अंश आ गए हो, वो हो भी सकता, वो होगा ही एक्चुअली। लेकिन गाहा सप्तशती जो है वो बेसिकली महाराष्ट्रीय प्राकृत का ग्रंथ है। इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र के प्राकृत के जितने भी मुक्तक काव्य और महाकाव्य देखेंगे वो सभी किसमें है, वो सभी महाराष्ट्रीय प्राकृत में ही है। तो कहने का अभिप्राय ये है, क्योंकि महाराष्ट्री अपनी लयात्मकता के कारण काव्य की भाषा रही प्रधानतः, इस कारण से जो वैयाकरण थे उन्होंने महाराष्ट्री को केंद्र में रखा। क्योंकि देखो एक चीज ये भी है कि जब ये व्याकरण लिखे जा रहे हैं ना, अब वरुरुचि, चंड और चंड को अगर छोड़ दें, तो जब ये व्याकरण लिखे जा रहे हैं तब प्राकृत जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं रही है, ठीक है ना। तो वो जो व्याकरण है उसके लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको साहित्य समझाना, साहित्य में भी काव्य समझाना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, महाराष्ट्री को केंद्र में रखते हैं। आप अगर दंडी का काव्यादर्श देखेंगे, पॉलिटिक्स का जो ग्रंथ है, ये जो मैंने ये लिखा है, या पंक्ति देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्राश्रयाश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः। वो कहते हैं महाराष्ट्र जो राष्ट्र है, महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर आश्रित यानी वहां की जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकृष्ट प्राकृत कहते हैं। तो प्राकृतों में जो प्रकृष्ट प्राकृत है वो क्या है, वो महाराष्ट्री है, ठीक। इसीलिए महाराष्ट्र को प्रायः केंद्र में रखा गया है। जैसे देखिए सेतुबंध काव्य है, महाकाव्य है ये, इसको रावण वध भी कहते हैं, ये भी किसमें है, महाराष्ट्री में है। गाहा सप्तशती महाराष्ट्री में है, तारायणो महाराष्ट्री में है, और कौन से है, वज्जालग्गम महाराष्ट्री में है। इस प्रकार से आप कोई भी XYZ मुक्तक काव्य ले लीजिए और महाकाव्य ले लीजिए, वो सब महाराष्ट्री में है। और वो मैंने नीचे लिखा है कि नाटकों में जो गीत आते हैं उसके लिए वो सर्वोपयुक्त भाषा है। क्यों? क्योंकि व्यंजन जो लोप हो जाते हैं उनसे क्या होता है, भाषा में लयात्मकता आ जाती है, माधुर्य आ जाता है, प्रसाद गुण आ जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? इसी के साथ हमने आपको ये भी बता दिया है कि महाराष्ट्री जो है वो कहाँ बोली जाती है। देखिए कर्नाटक, मुख्यतः महाराष्ट्र में, और संभवतः कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में, हो सकता है ये जो कोंकण वाला जो क्षेत्र हो वहां पर, थोड़ा बहुत गुजरात के क्षेत्र में, और कहीं कहीं शायद मध्य प्रदेश के कुछ पैचेस में। ये मध्य प्रदेश मैं इसको एक बार वापस से देखूंगी, पर कर्नाटक और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्री बोली जाती है, ऐसा हमको जो साहित्य मिलता है उससे रेफरेंस मिलता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम शौरसेनी पर। पहले जो मुख्य मुख्य प्राकृत हैं उनके बारे में एक एक दो दो लाइन में आपको बता दूंगी, फिर हम आ जाएंगे अपने ध्वनि परिवर्तन वाले उस पे, जो इसका मुख्य कार्य है प्राकृत आपको पढ़ाने का, ठीक है ना, ये सब भूमिका थी। तो महाराष्ट्र के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राकृत है वो क्या है, वो शौरसेनी है। आप देखेंगे तो नाटकों में
अधिकांशतः गद्य भाग जो है वो शौरसेनी में होता है, ठीक। और शौरसेनी कहाँ की भाषा है? जो मथुरा है ना, ब्रजमंडल जिसको हम कहते हैं, जो ब्रजमंडल है, शूरसेन उसको पहले कहा जाता था, वहां की जो भाषा है वो शौरसेनी है। ये शायद हेमचंद्र के ग्रंथ से होगा या किसी और ग्रंथ से होगा। शूरसेनोद्भवा भाषा, या लक्ष्मीधर की षड्भाषा चंद्रिका से होगा मेरे ख्याल में। शौरसेनीति गीयते, शूरसेन नामक जो क्षेत्र है वहां की जो भाषा है वो क्या है? शौरसेनी है। और ये जो जैन साहित्य जो है उसकी जो प्रधान भाषा है वो क्या है? वो शौरसेनी है। और हिंदी, ये जो आजकल की हिंदी है ना, जिसको आप कौरवी कहते हैं, ठीक, कौरवी जो हिंदी है, और जो ये राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां की जो भाषाएं हैं उसका विकास, और ये जो ब्रज है उसका विकास हम कहाँ से मानते हैं? शौरसेनी से मानते हैं, ठीक। और आप जितने भी वो देखेंगे व्याकरण के ग्रंथ, उन ग्रंथों में भी जो व्याकरण है वो ये चर्चा करता है कि नाटक में कौन सा पात्र कौन सी भाषा बोले, ठीक, ये सभी व्याकरणों में है। तो जैसे कि भरत ने अपने शास्त्र में बताया है, 10 रूपक में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो लक्ष्मीधर जो है, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए था, जो शौरसेनी जो है उसको संस्कृत के सबसे निकट बताया जाता है। जो व्याकरण है प्राकृत के, वो शौरसेनी को संस्कृत के सबसे अधिक निकट बताते हैं। जितनी भी प्राकृत भाषाएं हैं उनमें से जो शौरसेनी है वो अपनी रूप रचना में, अपने ध्वनि संबंधित जो उसकी फोनेटिक्स है वो सबसे निकट है संस्कृत के और प्राकृतों की अपेक्षा से, ठीक है ना। और लक्ष्मीधर जो है, जिनकी षड्भाषा चंद्रिका है, उन्होंने बताया है कि नाटक के अंदर जो जैन पात्र होगा, जो मध्यम दर्जे का पात्र होगा, है ना, जो याधम दर्जे का पात्र होगा, उसकी भाषा, या कोई साधु वाधु होगा, कौन सा साधु? छद्म वेशधारी साधु, ठीक है ना, असली साधु नहीं। उसकी भाषा क्या होगी? उसकी भाषा शौरसेनी होगी। इस पे बस आप थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, बहुत दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। अब देखिए हम मागधी पे आ जाते हैं। मागधी क्या है? जो मगध का जो क्षेत्र है, जो बिहार का जो क्षेत्र है, वहां पर जो बोले, बिहार और ये नेपाल तक मेरे ख्याल से उस समय जो मगध का क्षेत्र होता था, मैं बोली की दृष्टि से कह रही हूँ, मागधी का जो क्षेत्र था वो ये बिहार और नेपाल वाला जो सारा क्षेत्र है वो मागधी का क्षेत्र होता था। जो पाली है, जिसको हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, वो बेसिकली मागधी है एक प्रकार की। वो जो पाली जो थी, जो मगध क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं, वहां की जो भाषा थी जिसको हम पाली कह रहे हैं, उसी से विकसित होकर ये मागधी भाषा आई है, ठीक। अशोक के जो आप प्राचीनतम लेख देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, वो किसमें है? मागधी में है। मागधी से मतलब पाली में है। तो उसमें आपको एकदम पाली का एकदम प्राचीन रूप, और जो बाद की जो मागधी है उसका रूप, वो दोनों मिक्स रूप में दिखेंगे। कहीं आपको लगेगा ये पाली है पुरानी, कहीं आपको लगेगा कि ये जिस मागधी की हम अभी बात कर रहे हैं, नाटक इत्यादि में दिखाई देने वाली, वो मागधी है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं मोटे मोटे रूप में कि जो मागधी है उसका विकास किससे होता है? पाली से, ठीक। और आपकी जो बंगाली, असमिया, उड़िया इत्यादि हैं, वो किससे आती हैं? वो आती हैं मागधी से। और जो व्याकरण है वो क्या कहते हैं? मागधी का विकास शौरसेनी से हुआ है। व्याकरणों द्वारा ये कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि महाराष्ट्री का व्याकरण बता दिया, फिर बोले शेषम, शौरसेनी के बारे में बताया, महाराष्ट्री का पहले बताया, फिर शौरसेनी में महाराष्ट्री से भिन्न क्या होता है वो बताया, फिर बोला शेषम महाराष्ट्रीवत, कि बाकी सब कुछ जो शौरसेनी में है वो महाराष्ट्री के समान है, ठीक। फिर सभी व्याकरणों ने फिर मागधी के बाद, शौरसेनी के बाद में मागधी का लक्षण बताया है। उन्होंने क्या कहा है? शौरसेनीतः मागधी, कि मागधी जो है वो शौरसेनी से आई। कहने का मतलब ये कि मागधी के लक्षण शौरसेनी के समान हैं, ठीक। शौरसेनी में महाराष्ट्री प्राकृत से अलग जो चीजें हैं, वो चीजें महाराष्ट्री प्राकृत से भिन्न मागधी में भी है, और उसके बाद मागधी के कुछ अपने लक्षण भी हैं। बात समझ में आई?
बात समझ में आ गई मतलब आपको। चलिए अगला हम आते हैं अर्धमागधी पे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अर्धमागधी के विषय में दो मत हैं। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि शौरसेनी और मागधी का मिला जुला जो रूप है वो अर्धमागधी है। कुछ कहते हैं महाराष्ट्री और मागधी का मिला जुला जो रूप है वो अर्धमागधी है। आप में से जो विशेष इंटरेस्टेड होंगे वो आगे इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो भाषा में उस समय ये भाषा बोली जाती थी, जो हमें इसका भौगोलिक क्षेत्र जो मिलता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आर्ष प्राकृत जैन जो मुनि है, जैन जो आचार्य हैं जैन साहित्य में, अर्धमागधी को क्या कहा गया है? आर्ष प्राकृत। वो क्यों कहा गया है उसकी चर्चा मैं पीछे कर चुकी, क्योंकि वो ऋषियों की भाषा थी इसलिए उसको आर्ष कहा है। और लगभग लगभग सभी वैयाकरणों ने अपने व्याकरण में ये बात बोली है, जो यहाँ मैंने कोट की है। मैंने हेमचंद्र के संदर्भ से, आचार्य हेमचंद्र के संदर्भ से कोट की है ये बात, लेकिन आपको प्रायः सभी व्याकरणों में ये बात मिल जाएगी। वो क्या कहते हैं? आर्षे ही सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते। जो आर्ष प्राकृत है, अर्धमागधी है, उसमें सारी चीजें विकल्प से होती हैं। विकल्प से होने का मतलब ये है कि कई बार अर्धमागधी में आपको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से महाराष्ट्री दिखने लगेगी, कई बार आपको शौरसेनी के लक्षण दिखने लगेंगे। मतलब अ काइंड ऑफ मिक्स, है ना? इन भाषाओं का मिक्स जैसा है। आप इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, जैसे आप पाणिनि का व्याकरण देखेंगे तो वहां पर एक सूत्र है बड़ा प्रसिद्ध, जो संस्कृत वाले हैं वो जानते होंगे, छंदसी बहुलम, है ना? कि ये काम वेद में विकल्प से होता है। लौकिक संस्कृत में तो होता ही होता है विकल्प, वेद में भी हो जाता है, वेद में ऐसा भी हो जाता है। तो वही बात जो पाणिनि ने वैदिक भाषा के लिए कही है, वही बात जो है वो जैन आचार्यों ने अर्धमागधी के लिए कही है कि आश्रय ही सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते। कि हम जो जो भी काम बता रहे हैं, जो जो भी आदेश कर रहे हैं अपने व्याकरण में प्राकृत के लिए, वो सारे काम जो है वो अर्धमागधी में विकल्प से होते हैं। अगला देखिए, जो श्वेतांबर जैन है, आप जानते हैं वो जो जैन जो संप्रदाय है, जैन धर्म के दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर जैन है उनकी भाषा जो है मूलतः वो जो है अर्धमागधी है। और जो साहित्य जो है, साहित्य में धर्म से अतिरिक्त जो साहित्य है उसमें अर्धमागधी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल अश्वघोष के नाटकों में, शारिपुत्र प्रकरण है उनका नाटक, और भास के कर्णभार में ही अर्धमागधी का प्रयोग मिलता है। ऐसा कीथ ने अपनी किताब में कहा है। ठीक, आप जाकर रिफर कर सकते हैं। हाँ, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये दो मत हैं, तो कुछ विद्वान जो हैं, जैन विद्वान, जो वो अर्धमागधी को क्या कहते हैं? जैन महाराष्ट्री। उनका कहना है यह महाराष्ट्री का ही एक रूप है जिसको हम जैन महाराष्ट्री कह सकते हैं। आपकी जो आधुनिक भाषाएं हैं उसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है वो अर्धमागधी से विकसित मानी जाती है। अब आ जाइए, ये जो बहुत जो प्रोमिनेंट प्राकृत है जिनकी चर्चा लगभग सभी वैयाकरणों ने की है, मैं उनके बारे में केवल छोटा छोटा सा उल्लेख कर रही हूँ उनका। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्वनि परिवर्तन को जानना। अगली जो प्राकृत है वो है पैशाची का और चूलिका पैशाची। इसको छोड़ दीजिए, वो वही टेक्निक है जो मैंने भी आपको बताई। अब इसको पैशाची क्यों कहा? ये पिशाच देश में बोली जाती थी। ठीक, पिशाच देश में बोले जाने के कारण इसको पैशाची कहा। पिशाच से मतलब ये नहीं है कि कोई चार सर और चार हाथ और चार पैर वाला राक्षस, ठीक है ना? पिशाच संभवतः किसी जाति का नाम था। ये नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है और प्राचीन साहित्य में भी इसका उल्लेख आता है। तो जो लक्ष्मीधर हैं, जिनकी षड्भाषा चंद्रिका है, उसमें इन्होंने ये जो आप 11 वो भौगोलिक प्रदेश देख रहे हैं ना, आप सब इन नामों से परिचित हैं। लक्ष्मीधर का कहना है कि ये जो 11 क्षेत्र हैं, इनको सम्मिलित रूप से पिशाच देश कहा जाता था। हो सकता है यहाँ जो जाति रहती हो, जो लोग रहते हो, वो पिशाच कहलाते हो। ठीक है ना? तो इन्होंने कौन कौन से देश बताए हैं? देश से मतलब स्थान, ठीक है ना? पहले देश से मतलब क्या होता था? कोई भी स्थान विशेष, ठीक है ना? कोई भी भौगोलिक खंड। जैसे आप पंचतंत्र पढ़ेंगे
या कोई भी कथा ग्रंथ पढ़ेंगे पुराना संस्कृत का भी, तो वहां कोई व्यक्ति जो है वो अपने गांव से दूसरे गांव भी यदि कमाने के लिए जा रहा है या किसी कार्य से जा रहा है तो कहेंगे स्वदेशम विहाय दूर देशम गत्वा। मान लीजिए ये लाइन है, अपने देश को छोड़कर। तो देश से मतलब ये नहीं है कि भारत देश को छोड़कर, देश मतलब जो उसका मूल निवास स्थान है उस स्थान को छोड़ करके, ठीक। तो ये जो है पांडे केकय बाहलिक सह्य नेपाल कुंतल सुदेश भोज गांधार हईव, और ये कन्नौज है, एक्चुअली कन्नौजन हो गया ये जो है ये पिशाच देश है। और इस क्षेत्र में जो बोली जाती रही होगी भाषा, उस जो प्राकृत उसको पैशाची प्राकृत कहते हैं। अब ये वो आता है संदर्भ की पैशाची और चूलिका पैशाची में क्या अंतर है। तो हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में बताया है कि चूलिका पैशाची और पैशाची एक ही है, बस अंतर इतना है कि चूलिका पैशाची में र के स्थान पर ल हो जाता है, जैसा कि मागधी में होता है, मैंने आपको बताया था। और पैशाची का हमें कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, पैशाची में लिखा गया ये जितनी जितनी भी वो है प्राकृत जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें से कुछ प्राकृत है जो साहित्य में बहुत प्रकट रूप में दिखती है, ठीक है ना। पैशाची जो है इसका एक बहुत प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम आपने सुना होगा गूढ़ाढ्य की बृहत कथा, ठीक है। गूढ़ाढ्य जो है इन्होंने अपनी बृहत कथा पैशाची भाषा में लिखी थी, पर बाद में कुछ ये कथा हम आपको बाद में कभी बताएंगे, कुछ ऐसी घटना हुई थी जो उन्होंने अपनी वो पूरी कथा को फाड़ फाड़ के फेंक दिया था। फिर बाद में इनकी बृहत कथा के आधार पर ये कथा सरित सागर सोमदेव का है संभवतः, और एक और है बृहत कथा मंजरी संभवतः। ये जो कथा ग्रंथ है, ये गुड़ाढ्य की जो बृहत कथा में कथाएं थी जो वाचिक परंपरा से प्रचलित थी, उनके आधार पर ये दो कथा ग्रंथ लिखे गए थे। ये दोनों ही कश्मीर में लिखे गए थे, एक तो सोमदेव का है, दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किसी ने हैंड रेस किया है क्या। और उसके बाद में प्राकृत भाषाओं के केवल मैं नामोल्लेख कर देती हूँ। अवंती प्राच्या बाहलीक दाक्षिणात्य चांडाली शाबरी औड्री आभीरी टक्की, ठीक। इन सब पे बात करने का औचित्य भी नहीं है और वो बहुत समय टेकिंग टाइम टेकिंग है, तो इसको हम छोड़ते हैं और अपने मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आई। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि एक टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे पैशाची और चूलिका पैशाची में अंतर समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, चूलिका पैशाची जो है, जैसे र है और ला है, दो है ना, दो ध्वनि आप जानती हो ना। हाँ। ये देखो एक मिनट। तो जो पैशाची है उसमें र का र ही रहता है। ठीक आस्था है। अपना वो म्यूट कर लीजिए माइक। ये यस मैम खुला हुआ है। हाँ उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ तो जो पैशाची है उसमें, जैसे आप संस्कृत में मान लीजिए आपने संस्कृत में लिखा कर, कर मतलब हाथ, ठीक है ना। तो पैशाची में भी आप कर को कर ही लिखेंगे, लेकिन चूलिका पैशाची में क्या हो जाएगा, चूलिका पैशाची में क्या हो जाएगा, कल, कर का क्या हो जाएगा कल, र का ल हो जाएगा। जैसे आप जब बच्ची रही होंगी, या ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि वो र को ल बोलते हैं। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको देखिएगा, आपने लिखा था ना अपने फॉर्म में कि आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, र को ल बोलते हैं। तो जो चूली का पैशाची है उसमें र का ल हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। चलिए अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है ना। तो जो प्राकृत जो भाषाएं हैं उनमें जो शब्द हमको प्राप्त होते हैं उनको हम तीन प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। हमसे मतलब जो विद्वान है भाषा के, ठीक है ना, वो उन शब्दों को तीन प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। क्या है, तत्सम तद्भव और देशी, ठीक। अब तत्सम और तद्भव में ये तत् शब्द है। तत् क्या है बताइए कोई लोग, तत् क्या है, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ, आप में से कोई बोलिए जरा एक बार। हाँ ठीक है, बढ़िया।
तत् जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम क्या करता है, किसी संज्ञा का परामर्श करता है, किसी संज्ञा का बोध कराता है। तो ये जो तत्सम और तद्भव में आप तत् इस सर्वनाम को देख रहे हैं, ये किस संज्ञा का बोध करा रहा है, संस्कृत का। ठीक, संस्कृत से मतलब जिसको आज हम संस्कृत कहते हैं वो संस्कृत। तो प्राकृत में जो शब्द है वो कुछ शब्द क्या है, तत्सम, तस्य समः, तस्याह समः, उसके समान है। किसके समान है, संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत में है एज इट इज, यथारूप वही शब्द जो है वो प्राकृत में है। जैसे कर, कर का प्राकृत में भी क्या होगा, कर होगा। अगर मागधी और चूलिका पैशाची को छोड़ दें तो उसमें कल हो जाएगा। संसार, संसार ही रहेगा। मागधी और चूलिका पैशाची को छोड़ दे तो उसमें संसाल हो जाएगा। जल जो है वो जल ही रहेगा। ठीक, ये तत्सम तद्भव आप सब लोग वो छठी सातवीं में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं स्कूल में, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम थोड़ा सा इसको प्राकृत की दृष्टि से देखेंगे, अभी तक आप हिंदी की दृष्टि से देखते आए हैं, ठीक है ना। तद्भव, भव मतलब भवनम, उत्पत्ति, होना, ठीक है ना। तो तद्भव का अर्थ है तत्, ततः भवः, उससे होने वाले, या तस्मात् भवः या तस्या भवः, उससे उत्पन्न होने वाले। किससे उत्पन्न होने वाले, संस्कृत से उत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द जो संस्कृत योनि है, यानी जिनका मूल जो है संस्कृत है। संस्कृत मूल कहने का अभिप्राय ये है कि आप थोड़े से ध्वनि परिवर्तनों के साथ में ये अनुमान लगा लेंगे कि ये शब्द जो है वो संस्कृत में ये रहा होगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़े से ध्वनि परिवर्तन करने पड़ेंगे, और वही ध्वनि परिवर्तन हम यहाँ सीखेंगे। और वही ध्वनि परिवर्तन है जो ये सिद्ध करते हैं कि संस्कृत, प्राकृत जो है वो संस्कृत से अलग तो है, लेकिन संस्कृत से नितांत अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो तद्भव शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध और साध्यमान। सिद्ध शब्द कौन से हैं, कि संस्कृत के कुछ ऐसे ऐसे शब्द जिनमें विभक्ति प्रत्यय इत्यादि लगे हुए हैं, ठीक, और उन्हीं विभक्ति प्रत्यय इत्यादि लगे हुए शब्दों को प्राकृत के ध्वनि परिवर्तन के नियमों के अनुसार बदल लिया जाए। जैसे कि यहाँ मैंने आपको किच्चा का उदाहरण दिया है, ब्रैकेट में लिखा है कृत्वा। कृत्वा जो है त्व प्रत्यांत है, संस्कृत में त्व प्रत्यय होता है ना, कर कर, खाकर, जाकर, सोकर इत्यादि, ठीक। तो संस्कृत का कृत्वा जो है उसमें आप, ये क्या है, प्रत्ययांत शब्द है, त्वा प्रत्यांत शब्द है, त्व प्रत्यांत शब्द है। इस त्व प्रत्यांत शब्द में आप कुछ ध्वनि परिवर्तन कर लीजिए तो प्राकृत का किच्चा बन जाएगा, है ना। और वो ध्वनि परिवर्तन कैसे करेंगे, आप ध्वनि परिवर्तन के नियम जान लेंगे और खुद ही वो कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि प्राकृत में त्व, ये जो पूरा संयुक्त व्यंजन है, इस त्व के स्थान पर च हो जाता है, च द्वित्व हो जाता है च का, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, त्व के स्थान पर च आता है। आप आगे देखेंगे कि प्राकृत में जब भी किसी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर कोई व्यंजन आदिष्ट होता है, यानी उस संयुक्त व्यंजन को हटा करके जब कोई व्यंजन उसके स्थान पर बैठता है, तो वो जो व्यंजन वहां बैठता है वो डबल हो जाता है, वो द्वित्व हो जाता है। तो हुआ क्या है, यहाँ जो त्व है उसको हटाकर च आया है, क्योंकि जितने भी संस्कृत के शब्द जहां भी आप त्व देखेंगे प्राकृत में उसको हटा के च आ जाएगा, ठीक। और वो च क्योंकि संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आया तो वो डबल हो जाएगा, तो च हो जाएगा, तो बन गया कृच्चा। मान लीजिए अभी तक आपने यहाँ तक बनाया। अब चूंकि प्राकृत में री नहीं होता, तो उस री को क्या हो जाता है, प्राकृत में बहुत सारी चीजें होती है, वो अभी आप देखेंगे तुरंत। वहां पर री को क्या हो जाता है, ई हो जाता है, तो री को ई हो गया, बन गया किच्चा। तो एक संस्कृत का प्रत्ययांत बना बनाया शब्द था जिसमें कुछ ध्वनि करके, ध्वनि परिवर्तन करके हमने उसे प्राकृत का शब्द बना लिया। तो ऐसे शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। और कैसा तद्भव, सिद्ध तद्भव। उसके बाद है साध्यमान। साध्यमान मतलब ये है कि जो मूल शब्द है संस्कृत का, उसमें आप ध्वनि परिवर्तन करते हैं, उसके बाद प्राकृत के जो विभक्ति प्रत्यय इत्यादि के, प्राकृत के भी अपने कुछ नियम हैं, हालांकि वो बहुत थोड़े हैं, वो परिवर्तन करके आप उसको प्राकृत का रूप बना लेते हैं। जैसे कि ये तीन उदाहरण है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे संस्कृत में शब्द है हस्त, ठीक है ना। हस्त से प्राकृत में बन जाता है हस्त, हस्तः शब्द है पुल्लिंग में, ठीक।
प्राकृत में क्या बनता है, हत्थ बनता है। हस्त से हत्थ कैसे बनता है, स। ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर प्राकृत में था आदेश हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन के स्थान पर कुछ आदेश होगा तो वो डबल हो जाएगा, तो था जो है वो डबल हो जाता है, जैसे कि अभी आपने किच्चा में किया। जब वो डबल हो जाता है तो दो महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये नियम है, ये भाषा का नियम है ना, कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये सामान्य नियम है। दो महाप्राण का उच्चारण एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, या बहुत कठिनता से कर सकते हैं। तो जो पहले वाला महाप्राण होता है वो अल्प प्राण हो जाता है। तो पहले, अब ये महाप्राण अल्प प्राण आप सब जानते हैं, तो वो जो अल्प प्राण है वो महाप्राण अल्प प्राण होके क्या हो जाता है, तथ, और फिर आप उसको मिला के बना लेते हैं हत्थ। अब संस्कृत में क्या है, संस्कृत में विसर्गांत शब्द होता है, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्द जो है। प्राकृत में क्या होता है, वो जो विसर्ग है वो ओ हो जाता है। तो आपने यहाँ क्या किया, हस्त शब्द में ध्वनि परिवर्तन किया और विभक्ति लगाया प्राकृत के अनुसार, तो हस्त को आपने बना लिया हत्थो। अब यही जो हत्थ है वो हिंदी इत्यादि भाषाओं में क्या बन जाता है, हाथ। ठीक है ना, हस्त से सरल होकर हत्थ बना, हत्थ से और सरल होकर हाथ बना। हाथ कैसे बना, त था, ये संयोग में थे, इसमें से त का लोप हो गया। और जब किसी ध्वनि का लोप होता है तो कई बार देखिए, ये जो अब आप छंद के नियम भी पढ़ चुके हैं, ये जो ह है वो क्या है, गुरु है। गुरु क्यों है, क्योंकि उसके आगे संयुक्त व्यंजन आ रहा है। तो जब ये त का लोप हो गया तो जो ह है वो गुरु नहीं रहा। ठीक, तो उस गुरुता की पूर्ति करने के लिए जहां से संयुक्त व्यंजन का लोप हुआ है उसके पहले वाले स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है कई बार। ठीक है ना, नॉट ऑलवेज पर कई बार। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए टेक्निकल शब्द है क्षति पूरक दीर्घ। ठीक, तो ये क्षति पूरक दीर्घ होकर के हिंदी इत्यादि भाषाओं में क्या बना, हाथ बना। अब आप जरा इसको जोड़िए, हस्त हत्थ हाथ। तो अब बताइए कि हस्त और हाथ, हस्त से हाथ बनने का जो गैप है, जो अंतराल है, इसको आप कब जोड़ पाएंगे, जब आप प्राकृत जान पाएंगे, है ना। तब आप ये जान पाएंगे कि हस्त से सीधे हाथ नहीं बना है, वो बहुत अप्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है। पर हस्त से हाथ बनना बहुत ही नेचुरल है। और आप ये भी समझ पाएंगे कि आप उल्टी गंगा नहीं बहा सकते। ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले तो हिंदी थी, हाथ हुआ करता था, हाथ से हत्थ हुआ और हत्थ से हस्त हो गया। आप सोच के देखिए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्राकृत जो है वो मूल भाषा थी और पूरी प्राकृत को संस्कृताइज्ड कर दिया गया उस, और फिर जो है जो भाषा बनी वो संस्कृत है। ये संभव नहीं है। आप क्या भाषा के एक एक शब्द को संस्कृताइज करेंगे, आप व्याकरण बना सकते हैं, आप कुछ नियम बना सकते हैं, पर एक एक शब्द को पकड़कर आप संस्कृताइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो स्वाभाविक गति जो दिखती है वो भाषा की, वो कैसी दिखती है, हस्त से लेकर के हाथ तक, यानी संस्कृत से लेकर के आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं तक। और वो जो पूरा क्रम है वो आप तब जान पाते हैं जब आप एक क्रम से इन तीनों को जानते हैं। ठीक है ना, केवल प्राकृत जानने से भी काम नहीं होता, केवल संस्कृत जानने से भी काम नहीं होता, अपनी भाषाएं तो आप जान ही रहे हैं। ठीक, दोनों को साथ में जानने से काम होता है। आगे देखिए भिक्षु, अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगी ज्यादा, वही भिक्षु जो है वो भिक्खु बन गया है। अब संस्कृत में ये शब्द क्या होगा, भिक्खु, भिक्खु। प्राकृत में क्या होता है, जितने उकारांत शब्द होते हैं उनका प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में जो ऊ होता है वो दीर्घ हो जाता है, वो क्या बन गया, भिक्खु। इसी तरह संपद, संस्कृत में संपद शब्द हलत स्त्रीलिंग है, पर प्राकृत में क्या होता है, जितने भी संस्कृत के हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं उन सब में जो अंतिम जो व्यंजन होता है, अंतिम जो व्यंजन होता है उसके स्थान पर आ जाता है। तो जो संस्कृत का संपद या संपत है वो प्राकृत में बन जाता है संप आ, आकारांत हो जाता है। संस्कृत में दकारांत है और प्राकृत में अकारांत हो जाता है। और फिर यही संपा शब्द संस्कृत हिंदी इत्यादि भाषाओं में फिर मुड़ के संस्कृत की ओर देखता है और सोचता है मैं अपने आप को थोड़ा संस्कृताइज करूं, और अपने आप को थोड़ा संस्कृताइज करने में वो जो द जो था, जो प्राकृत के समय लुप्त हो गया था, उस द को वो ले आता है और वो संप आ जो बन जाता है संपदा। ठीक है ना,
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तुलसीदास। ठीक है ना। तो ये क्रम है भाषाओं का। और जो अंतिम जो प्रकार के शब्द हैं वो देशी शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत मूलक नहीं है, जिनका आप हाथ पैर कुछ भी संस्कृत से जोड़ नहीं सकते हैं, जिसकी आप किसी तरह से व्युत्पत्ति संस्कृत के किसी शब्दों के साथ उसका साम्य नहीं दे सकते हैं, जैसे कि उंदर, फिल्ल, पोत्त। पोत्त मतलब होता है कपड़ा, मैं लिखना भूल गई हूँ। फिल्ल मतलब दरिद्र, और उंदर मतलब चूहा। आप जो है वो कन्नड़ इत्यादि भाषाओं को देखेंगे, जब दक्षिण भारतीय भाषाओं को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि संस्कृत के बहुत 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 सारे देशी शब्द जो हैं, प्राकृत के जो देशी शब्द हैं, वो इन लोक भाषाओं के शब्द हैं। इवन आपके राजस्थानी इत्यादि भाषाओं, मेरे ख्याल से उंदरू जो है वो राजस्थानी, उंदरा उंदरा, हाँ, उंदरा, हाँ, उंदरा, वो यहाँ भी अनुनासिक है उंदर। उंदरा जो है वो बताया मुझे कि राजस्थानी में चूहे के लिए आता है। ठीक है ना। तो लोक भाषाओं में आप जो आज की लोक भाषाएं हैं उनमें आप ये देशी शब्द जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो आज की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अभी हम ध्वनि परिवर्तन पढ़ते आज स्वरों में होने वाला, पर इसको आज हम यही समाप्त करेंगे क्योंकि आप लोगों का दूसरा सेशन का समय हो गया है। कोई प्रश्न है तो फटाफट पूछ लीजिए। एक मिनट। हाँ आयुषी बताइए। मैम सिर्फ एक टर्म मेरा मिस हो गया, वो कुछ तो आप हाथ के लिए बोल रहे थे ना, वो दीर्घ व क्षति पूर्वक। हाँ, क्षति पूरक दीर्घ, क्षति पूरक दीर्घ। एक व्यंजन के लोप के कारण जब पहले वाले अक्षर की गुरुता जो है वो समाप्त होती है, तो वो जो स्वर जो होता है पहले वाले अक्षर का, वो दीर्घ हो जाता है। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। आप सब लोग जो है वो नितांत विद्वान है, क्योंकि भाषा के विद्यार्थी हैं। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलेंगे। और आप छंद की आपकी कक्षा होगी। एक मिनट। और छंद की कक्षा में जितने लोग मौन धारण करके बैठे हैं सब बोलना शुरू करेंगे, है ना। नमस्ते। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने उंदरे को भी पहचान लिया और पोत से आप लोग पोतड़ा भी पहचान रहे होंगे। इस प्रकार के भी शब्द होते हैं मारवाड़ी में। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको स्टॉप कर दूँ इस पहले। मुझे आशा है आप लोगों ने सभी ने जो आपका सेकंड टेस्ट था वो दे दिया होगा अब तक, क्योंकि वो आज रात में 12 बजे से 1 मिनट पहले बंद हो जाएगा। तो जिन्होंने भी नहीं दिया हो उसको कृपया दे दें, तो अच्छा रहेगा। और हमने कल किसका किया था? आज प्रिया जी नहीं है। मैं एक बार खोल लेता हूँ साइड में। कल से जो है आपकी उर्दू आरंभ हो जाएगी और फिर हम गीत और गजल में भी प्रवेश करेंगे 2 दिन में। अभी तक किसी को कोई समस्या है तो मैं पहले उसको एड्रेस कर लूं। छंद विषय कोई भी समस्या हो तो मुझे अभी बताएं। ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी तक आपको जो बताया है वो पूर्णतः ठीक है। अभी तक आपको संस्कृत के छंद मात्र जो है उनसे परिचय करवाया गया है और उनमें जो सर्व प्रमुख हैं, छंदों की संख्या लाखों में जाती है, तो जो सर्व प्रमुख हैं जो आपके दैनंदिन व्यवहार में आप लोगों को
काम आते होंगे सामान्य साहित्य पढ़ते हुए अथवा स्तोत्र साहित्य पढ़ते हुए, क्योंकि इन्हीं से हम जैसे लोगों का सामना होता है, तो उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। उसी दृष्टि के उदाहरण बताए गए हैं। और अब हम प्राकृत के छंदों में जाएंगे धीरे धीरे, आज नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे की सारी क्लासेस में बहुत अधिक नियमित रहने का प्रयास कीजिएगा। तो प्राकृत के छंदों को भी हम देखेंगे और साथ ही साथ फिर ये भी देखेंगे कि वे ही सारे छंद जो हैं, संस्कृत के ही सारे छंद जो हैं वो किसी किसी प्रकार से अपना रूप बदलते हैं थोड़ा थोड़ा, और प्राकृत से होते हुए हमें आज की अपनी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। ये बात हम लोग बहुत ही सहजता से अनुभव कर लेंगे। अब मुझे आज की क्लास मैंने भी आप लोगों की सुनी, अभी क्या हो रहा था, तो अगर किसी को भारी भी लग रहा हो तो उसको भारी ना लगवाएं, क्योंकि वो अभी आपको जो नियम है वे बताए जा रहे हैं। अब नियम जो होते हैं व्याकरणगत होते हैं ये वाले, तो व्याकरण के नियम जो होते हैं वो कई बार हमें थोड़े से भारी लगने लग जाते हैं, परंतु वे भारी होते नहीं। और इसीलिए आपको हमने इतने समय के बाद में ये नियम वाले काम में लेके आए। हम पहले भी प्राकृत का भाग उठा सकते थे पर नहीं उठाया गया, क्योंकि उसका कारण है। पहले यदि आपको तकनीक समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत तो आप रिलेट कर पाएंगे, आपको वो उतना नीरस नहीं लगेगा। और आप व्याकरण को जितना कृत्रिम कहा जाता है उतना कृत्रिम वो नहीं लगता है जब एक बार हम उसके अभ्यास में आने लग जाते हैं। और कुछ सामान्य टेक्निक्स को, जो बड़ी स्वाभाविक व्याकरण की तकनीकें हैं, उनको हम समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं तकनीकों का मानकीकरण एक प्रकार से या उन्हीं को नियमबद्ध कर दिया जाता है वैयाकरणों के द्वारा, कोशकारों के द्वारा। तो चलिए अब मैं देख रहा हूं जो हमने कल छोड़ा था वहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मेरे विचार में सौरभ जी आपका पढ़ लिया गया था कल संभवतः वही था या उसके बाद भी हमने कुछ पढ़ा था। कल सौरभ जी का ही पढ़ा था ना, कोई कुछ बोलेगा? हाँ ठीक है, तो फिर आज सौरभ जी आपसे आरंभ करते हैं। आप पहले दूसरे का पढ़िए, आप नैशवी का पढ़ दें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और नैशवी ने जो भेजा है वो मैं आपको यहाँ चैट में भी भेज देता हूँ। नैशवी उपस्थित तो है ना? जो उपस्थित है उन्हीं का ठीक। आपने परिवर्तित करवाया था, वो परिवर्तित हो गया है क्या? जी सर। आपने परिवर्तन करवाया था ना अपनी एंट्री में, वो हो गया है ना? हाँ हाँ, वो एडमिन वाला नंबर यही है जो मैंने भेजा है अभी आपको, चैट में देख लें। हाँ सर। ठीक है, अब मैं ये चला रहा हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे थे? सर तुम्हारी आवाज जो बज रहा था वो सुन पा रहे थे? नहीं हाँ बोल रहे हैं या नहीं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। स्क्रीन शेयर करना ही होगा।
छटा द्रग अटक रही, दिलदार छटा द्रग अटक रही, दिलदार छटा द्रग अटक रही। नटवर हरि प्यारे सांवरिया, दिलदार छटा द्रग अटक रही, दिलदार छटा द्रग अटक रही। नटवर हरि प्यारे सांवरिया, दिलदार छटा द्रग अटक रही। तन सफेद धोती पहन लिया, तन सफेद धोती पहन लिया, केसर चंदन की घोर किया, केसर चंदन की घोर किया। धरे फूल गेंद कर गिरधरिया, धरे फूल गेंद कर गिरधरिया। बजरंगी सिर पर पागरिया है, बजरंगी सिर पर पागरिया। दिलदार छटा द्रग अटक रही, दिलदार छटा द्रग अटक रही। सांवरिया दिलदार अखियां सोहत है कमल कली, अखियां सोहत है कमल कली, अखियां गले फूल मां प्यारी नखियां। जी, अब कौन वॉलंटियर कर रहा है जिसने अभी तक ना किया हो किसी का? सौरभ जी करें, आपका फिर पूरा हो जाएगा कि आपका देख भी लिया गया और आप इतना भी कर रहे हैं। सौरभ जी आ जाएं कृपया। सौरभ जी आप हैं क्या? मोनार्क आप आइए। मोनार्क जी हाँ, बताएं अपना ऑब्जर्वेशन क्या था? भैया ये ऑब्जर्वेशन आप इसका पूछ रहे हैं? जो अभी सुनाया गया और जो दिखाया गया वो कितना मैच कर रहा है आपके हिसाब से? क्या वो पूरा मैच कर रहा है? जहां नहीं कर रहा है आपके हिसाब से तो बताइए कहाँ नहीं कर रहा है, जैसा हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं। भैया इस पे मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा ध्यान नहीं दे पाई मैं इतना। अच्छा ठीक है, तो सलोनी आइए। जी सर। सर मतलब जितना मुझे देखकर समझ आया है, मतलब इन्होंने सही ही किया है। मुझे मन में बस एक प्रश्न आ रहा था, क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी जब अपना वाला सॉन्ग करने की कोशिश करी थी उसमें, कि
गानों में जनरली होता है ना कि लाइन रिपीट होती है, तो उसमें फिर वो लघु और दीर्घ कभी कभी शायद चेंज हो जाता है, शायद मुझे लगता अगर है किसी कभी और कभी एम्फेसिस। ये तो सॉरी। अगर किसी और धुन में एक ही लाइन को गा रहे होंगे तब हो सकता है वो कुछ अलग प्रकार से गा दें। अगर एक ही धुन में हर बार उस लाइन को रिपीट कर रहे होंगे तो संभावना बहुत कम है कि वो एक ही गायक हाँ अच्छा ठीक है। तो मतलब ये अभी सुन रही थी तो मुझे थोड़ा ही क्वेश्चन अपने वाले उससे रिलेट करते हुए आया मन में, पर ज्यादातर जितना मैं देख रही थी क्योंकि लाइंस में टाइमिंग भी काफी है, ज्यादा है, तो इन्होंने ज्यादातर सब मुझे लग रहा है ठीक ही क्या है, लघु और दीर्घ में कुछ तो नहीं लग रहा। आपने सुनते हुए पढ़ा इसको? जी सर। ठीक है, बताइए। दिलदार चुरार लघु लघु गुरु लघु 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 बस। तो ठीक है सर। मतलब मैं क्या बताऊं कि कहीं गलत है या आप लोग 2 दिन से नहीं सुन रहे हैं क्या कि क्या हो रहा है? नहीं वही सर, आप फर्स्ट लाइन मतलब लाइन बाय लाइन जाकर हाँ, लाइन बाय लाइन बताते चलिए, ऐसे समय नहीं फर्स्ट जाएगा। लाइन ठीक है। सेकंड टाइम वर प्यारी सांवरी बाकी लोग भी करें, यदि किसी को कोई समस्या होगी तो वो एड्रेस करेंगे सलोनी के टिप्पणी के बाद। सेकंड लाइन ठीक है, मात्रा काउंटिंग 16 फर्स्ट में ठीक है, 4 5 आप काउंट मत करने में लगी अभी। ठीक है आप ठीक है। अच्छा लघु और दीर्घ की है कि जो बोला गया है वो लिखा गया है या नहीं, हाँ 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 वो हाँ उद्देश्य है। फर्स्ट सेकंड ठीक है। मात्रा भार वैसा ही है कि नहीं है, बस इतना जान लें। ठीक है। सब जो हाँ वर्ड भी ठीक है। फोर्थ केसर चंदन की वहां पर हैं अभी, वहां से पंक्ति केसर चंदन की थर्ड केसर चंदन हरे फूल गेंद आगे गिरिधार गिरिधर इस वाले लाइन पर सर लघु मैं चाहता हूँ आज 2 हो जाएं कम से कम। जी सर। हाँ ये भी ठीक है। और पंचरंगी से पर भरिया आ, सोहत तो इसमें ज्यादातर दीर्घ थी। हाँ सर ये मुझे तो ठीक है। सब कुछ ठीक लग रहा है, कहीं भी कोई तो गड़बड़ नहीं? ज्यादा सर मुझे तो सभी ठीक लग रहे हैं, बस एक ही पंचरंगी शेर वाले में थोड़ा सा डाउट है चिरंगी सिर में क्या क्या गड़बड़ लग रहा है, बताइए। सर। मतलब मुझे लग रहा है कि पंचरंगी में एक दीर्घ और होना चाहिए था शायद। कहाँ पे होना चाहिए था वो बताएं, स्थान बताएं। रंग जहाँ वो रंग या नहीं किया है उन्होंने सर। पचरंगी पच फिर र में अच्छा हाँ लघु क्या है और फिर रंग। र में सर कहाँ यही लघु वाले किया में है? सर यही लाइन एक्चुअली ये सेकंड लास्ट लाइन। बजरंगी में ठीक है या नहीं है? सर मुझे डाउट लग रहा है कि इसमें लग वो रहा है रंग इसी वर्ड में
वर्ड में किस स्थान पर आपको लोकेट करनी पड़ेगी? रंगी तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सर शायद दीर्घ होना चाहिए, मतलब दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ, मतलब प दीर्घ च लघु फिर दीर्घ दीर्घ ऐसे कह रही हैं? जी सर। तो प को आप वो क्या बनवाना चाह रही हैं, दीर्घ? सर वो दीर्घ है, वो दीर्घ ही है ना, उन्होंने प को दीर्घ ही लिखा है। मैं कहाँ प को दीर्घ लिखा है भाई? सर उन्होंने प को, ओहो, आप नीचे वाली लाइन पढ़ रही हैं, प के नीचे जो दीर्घ लिखा है। ओ अरे सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो गई सर, सॉरी। आप बताइए, तो आपने सारा नीचे वाली लाइन के हिसाब से ही पढ़ा इतनी देर? नहीं सर नहीं, ऊपर का ही पढ़ रही थी ना लाइन हाँ के ऊपर पे, हाँ ऊपर पे ही देख रही थी, सॉरी ये लास्ट कोई बात नहीं। अब बताइए, पचरंगी ठीक लिखा है कि कुछ अनुचित लिखा है? हाँ ठीक है सर, वही मैं कह रही थी ना, ये दीर्घ दीर्घ होना चाहिए था रंग, ठीक है। फिर पर घ रे प या हाँ सर, नहीं ठीक है, आपको सब सही लग रहा है फिर? ठीक मुझे है, मेरे हिसाब से सर सब ठीक अच्छा। है। और कोई कोई टिप्पणी करना चाहेगा? सबने ऑब्जर्व किया होगा। आयुषी बोलिए। सर मुझे यहाँ पे वो पंचरंगी वाली जो लाइन है ना, वहाँ पे मुझे सिर पर मतलब वो अकार नहीं सुनाई दिया, वो रेफ मतलब सिर पर ऐसा अच्छा, लगा मुझे। तो यदि जिसको आकार नहीं सुनाई दिया तो ठीक है, आपको लग सकता है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। जो आपको लगा वो आपने एक्सप्लेन किया, उसके अनुसार मात्रा भर में कोई चेंज मतलब आएगा? मात्रा टोटल में विन्यास में नहीं कोई बदलाव होगा, आएगा? बट उसमें जब वो लेटर्स के ऊपर लिख रहे तो गुरु गुरु हो जाएगा टोटल। मतलब शी और र दोनों के लिए हाँ, दो गुरु? नहीं सर, एक मतलब शी सिर्फ और र का मिला करके एक गुरु? एक, हाँ गुरु, ठीक है, और आपका पर कॉन्सेप्ट ठीक पे है। एक गुरु। पर का भी एक गुरु आप कह हाँ रहे हैं? हाँ। ये आपका इसको कहने का लॉजिक ये है कि आपको शिर पर नहीं सुनाई दिया, आपको शिर पर सुनाई दिया। ठीक है, तो यदि आपको वो सुनाई दिया तो आपका लॉजिक ठीक है। हाँ, हंसी बोलिए। सर एक तो मुझे लगता है कि पचरंगी में गी पर मात्रा पतन हुआ है। सुनने में आपको लगा ऐसा? जी सर, अच्छा, अगर उन्होंने आपको ऐसे बोला। सुनने में लगा, अगर आपको सुनने में लगा तो जो लघु लघु गुरु गुरु किया है उसके स्थान पर लघु लघु गुरु लघु हो जाएगा। जी सर, यदि सुनने में और आपको ऐसा लगा। हाँ बोलिए। जी सर, मुझे सुनने में ऐसा लगा कि पचरंगी सिर पर पा घरिया, ऐसा उन्होंने बोला। अगर वैसा सुना तो वैसे हो। हाँ, और बोलिए। और सर पहेर जो लिखा है उसमें हाँ भी हे में मेरे को मात्रा पतन लग रहा है। हाँ, नहीं हे में नहीं लग रहा है, मैंने आप लोगों को बताया है। और भी किसी ने पहर ऑब्जर्व नहीं किया इतनी देर में? कौन कौन है? और र में भी सर, सर र में भी उसमें मात्रा पतन, उन्होंने र पूरा नहीं बोला पहेर में। ओके, ठीक है, आपको जो सुन रहा है आप उसके अनुसार कह रही हैं, तो मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। ये लो नैशवी ही चली गई, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। आ गई। और किसी को कुछ कहना है? दिव्य। भैया मैंने ऑब्जर्व किया था इसमें, लेकिन ये मैंने वापस लैपटॉप से ज्वाइन किया तो वो चला गया। आप एक बार पेस्ट कर देंगे इसको वापस? मैं बिल्कुल कर दूंगा, ये लो भेज दिया। एक तो इसमें मुझे लगता है कि जो मात्रा काउंट है पहली लाइन में वो 16 ठीक है, लेकिन दिलदार जो है वो दिल बोलते हैं वो इसमें एक साथ, तो वो 2 काउंट होना चाहिए एक साथ। अच्छा, ठीक है। और नेटवर्क हरी जो है उसमें हरी में मुझे लगता है कि एक एक ही काउंट होना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि प्यारे में खींच रहे हैं, वो हरी में नहीं खींच रहे हैं, अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। और पहेर लिया
में भी पहर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, मुझे पहर इस टाइप से सुनाई दिया, तो वो शायद वो एक चीज है। जैसे इसमें 1 2 1 है, वो होना चाहिए 2 1। तो 2 1 पहर लिया 2 1 नहीं, पहर लिया ऐसा कुछ या तुम एक काम करो, तुम ये पहर लिया को रिप्लेस करो पहन लिया से, जो तुम सामान्य भाषा में बोलते हो। पहन। हाँ 2 1 2 हो जाएगा। हाँ, तो पहन लिया में क्या होगा? अच्छा, तो ये पहर ऐसे बोल रहे हैं उसको, पहर लिया में, तो मतलब ये 1 2 1 है, तो उसकी जगह 1 2 4 मात्रा है, तो 3 मात्रा आनी चाहिए, तो 3 मात्रा में 1 और 2 आनी चाहिए, ऐसा 1 और 2 आनी चाहिए। हाँ, अच्छा, तो ये फिर से 16 मात्रा हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसकी हर एक पंक्ति में 16 ही मात्रा है। हाँ क्योंकि मैंने अभी वो ऐसे बोल के देखा था उसको ताल पे, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो सब ताल पे तो 16 में ही खत्म हो रहा है, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और उसके आगे मुझे ठीक से वो मतलब पूरा तो याद नहीं कैसे गाया था उसको, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है गाना, इसलिए बट ये मुझे जितना समझ में आया मैंने बताया। चलो ठीक है। नई छवि, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ लग रहा है कि आपने यहाँ पे त्रुटि की होगी संभवतः? नई छवि है की नहीं? हाँ, मैंने जो, क्योंकि ये मेरा है ना, पहले से ही मैंने पढ़ के ये किया था जब मैं छोटी थी तब से, तो मेरा वैसा संस्कार, इसलिए मैं अगर रस्व भी बोलूँ ना, तो मुझे वो जिसे लिखा हो ना वैसे ही दिमाग में छप गया पहले से, तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा, तो आप बताइएगा मेरी त्रुटि हो वहाँ। अच्छा, देखिए, दिमाग में जो छप गया उसके अनुसार नहीं करना है, जो सुनाई दे रहा है उसके अनुसार करना है, ये पहला नियम है ना। तो आपको अपने कान को प्रयोग में लाना था, आपने अपने स्मृति को प्रयोग में ले आएंगे तो गड़बड़ काम हो गया। लेकिन चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है। दिव्य ने जो बात कही वो एकदम ठीक है। इसमें 16 का मीटर बैठेगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम सामान्य ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं ना, नियम बाद में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? 16 का मीटर बैठ रहा है, तो कुल मात्रा योग आपका 16 ही आएगा इसमें, तो एकदम ठीक बात है। अब देखिए, ये जो दिलदार है, यदि दिलदार सुना है आपको तब तो आपने ठीक लिखा है, पर जैसा दिव्य कह रहे हैं यदि आपने वैसा सुना है, दिलदार है, दिलदार और दिलदार, तब दिलदार होने पर 2 2 1 हो जाएगा, है ना। गुरु गुरु लघु। हरि जो है वो हमें भी हरि नहीं सुना, हमें भी हरि सुना। जब हरि सुन रहा है पर तो आपको सर प्यारे में वो प्यारे लिखा है तो प हाफ है, उसकी वजह से वो उसका आगे वाला दीर्घ होगा ना, मतलब अरे रे मैंने रे रे, हट, क्या बात कर रही हैं आप? मैंने क्या बोला था? ये विकल्प से होता है। यदि पद मध्य में आपको संयुक्ताक्षर प्राप्त होता है तब तो करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो वो दीर्घत्व ही, तब तो वो गुरुता में ही चला जाएगा उससे पहले वाला। पर यदि वैसा नहीं है तब आपके पास में विकल्प है, यदि करना पड़े तब वैसा करें, यदि ना करना पड़े तब वैसा ना करें, है ना। ये मैंने आपको उदाहरणों के साथ समझाया है। वो छंद का मैंने लेके चली हूँ शायद, वो छंद वाला ही लेके चलिए ना। ठीक है, अभी देखिए, आपको मैं दूसरे इस नियम को मैं पूरा बोल दूंगा कि ये नियम गलत है। ये नियम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई नहीं होता, संस्कृत में सर्वत्र अप्लाई होता है। तो अभी हम लोक में नहीं आए ना, आपने उदाहरण लिया लोक भाषा का, ठीक है। संस्कृत के अतिरिक्त जो भी है संसार में वो सब कुछ प्राकृत है, तो नियम जो है वो थोड़े दूसरे प्रकार से हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि भाई हम अपने जब उदाहरण देखेंगे, मैं आपको रसखान का अगर कोई उदाहरण देने लग जाऊं, और कुछ नहीं तो हम लोग जो लिखते हैं उसी का उदाहरण देने लग जाएं, अवधि ब्रज में आज भी जो लिखते हैं, तो क्या होगा? आप उसमें क्या पाएंगे? जहां पर आप सॉफ्टवेयर कर रही हैं उच्चारण, वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको ये नियम नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ किस पर आधारित है? उच्चारण पर आधारित है ना। तो जहां पर आप संयुक्तता इस प्रकार से लेकर आ रही हैं कि पूर्ववर्ती वर्ण जो है वो गुरुता को प्राप्त हो रहा हो, तब तो ऐसा करना है। उन्होंने हरि प्यारे तो नहीं बोला ना, हरि प्यारे एक साथ, यदि हरि प्यारा एक शब्द होता तब होता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैंने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक बार आरंभ में, आप सब लोगों को संभवतः ध्यान हो, मैंने आपको बताया था एक देश प्रेम शब्द, देश प्रेम संस्कृत में करेंगे तो देश प्रेम बोलना पड़ेगा, विकल्प नहीं है, क्योंकि एक ही पद है। हिंदी में आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपका जैसा मीटर है उसके अनुरोध के आधार पर आपने उसका उच्चारण सॉफ्ट किया है, तो वो देश प्रेम हो जाएगा। वो देश प्रेम और देश प्रेम दोनों में अंतर है ना, तो जैसा उच्चारण करेंगे वैसा मीटर गिनेंगे। तो ये मात्रा पतन की बात जो हम कर रहे हैं वो क्या है? शास्त्र तो नहीं कहेगा, और कहीं का भी शास्त्र ये नहीं कहेगा कि इसको ऐसे गिन लो।
ये तो हम लोग वैसे उच्चारण करके बोलने लगते हैं, मात्रा पतन करते हैं, तो इस छूट की बहुत ज्यादा छूट लेने लगते हैं, वो वाली चीज है। तो मात्रा पतन में जो बात अप्लाई हो रही है वही बात आपके ये बाद में आने वाले के ऊपर भी अप्लाई होगी। यदि वो पद मध्य में आ जाए तब भी, जो भी नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस है वहां, है ना। और पहर लिया, मुझे जो सुनाई दिया वो था स्पष्ट पहर लिया, पहर लिया, पहर लिया। दिव्य को जो सुनाई दिया वो संभवतः उनका माइंड थोड़ा कलर भी हुआ क्योंकि मैंने उन्हें पहन से रिप्लेस करने को बोल दिया, तो उन्होंने 2-1 बताया, नहीं 1-2 बताया, पहन करने पर उन्होंने 1-2 बताया। पर होगा क्या, पहर लिया ऐसे बोला है तो न न न एक 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 आएगा, लघु 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 हो जाएगा। और गुजराती में विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, गुजराती में हकार के ऊपर एकार लगा देते हैं। जितने भी ऐसे शब्द है ना, बोलेंगे मेहता और लिखेंगे महेता, है ना। जगह का नाम होगा महसाना और लिखेंगे महेसाना। तो वैसे ही ये गुजराती की प्रवृत्ति है। तो गुजराती की ऑर्थोग्राफी जो है अपनी फोनोलॉजी के साथ इस संदर्भ में, इस तरह के उदाहरणों में कंसिस्टेंट नहीं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था, आप बोल रहे हैं शहर पर लिख रहे हैं शहर ना, आप बोलते रहे शहर 1-2 हर 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 नहीं बोल रहे, हर बोल रहे हैं, तो वैसा हो जाएगा। केसर चंदन आपका ठीक है। धरे फूल, धरे, हाँ धरे फूल, मैं तो इसकी लय भी भूल गया है क्या कैसे गा रहा है। धर फूल गेंद कर गिरधरिया होगा, मतलब रे पे मात्रा गिरी होगी। हाँ रे पे मात्रा गिरेगी, बिल्कुल वही मुझे ध्यान रहा कि मैंने धर नोटिस किया था, पर क्या नोटिस किया था वो याद नहीं आ रहा था। चलो, तो रे जो है वो धरे फूल बोल रहे हैं, धरे फूल, धरे फूल। अगर वो रे पूरा बोलेंगे तो मीटर नहीं बैठेगा, है ना। जो कल है वो विकल हो जाएंगे, इसलिए। चलिए, अब पचरंगी जो है वो ठीक है आपका। सोहत है, ये आप अखियां को कैसे पढ़ा आपने? अखियां शब्द को पढ़ के बताइए। अखिया वो अनुनासिक, अनुनासिक है ना, अनुनासिकीकरण से स्वर के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी मात्रा पे। वो और दोनों सेम है ना। हाँ, अखियां, अंखियां तो नहीं बोला, अंखियां बोल देते यदि, तो वो क ख ग घ ङ वाला ङ पंचमाक्षर आ जाता। उस स्थिति में आपको ये करना पड़ता, पर ऐसा तो उन्होंने बोला भी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी दिया, और बहुत बढ़िया दिव्य तुमने इसको ऑब्जर्व किया। सारे लोग ध्यान रखा करो, ये आपका लाइव टेस्ट है, इन सबके मार्क्स मैं वहां पे ऐड करता हूँ, है ना। जो भी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो वो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जो ज्यादा कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, मैं एक गाना और बजाऊं या आप फिर रहने दूं? आप लोगों के जाने का समय हो रहा है, रहने देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताएं कि उसमें पूछा गया है समूह में, कल के लिए क्या करना है, क्योंकि कई लोगों ने भेजा है कि उनको छुट्टी चाहिए, और वोट कितनों ने किया मैंने देखा भी नहीं अभी तक। तो बता दीजिए क्या करना है, तदनुसार फिर हम रखें। पता चला कोई नहीं आ रहा है तो हमारा पढ़ाना बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। वो मैं नहीं चाह रहा कि अब जो टॉपिक्स हैं उनका हम रिपीटेशन नहीं कर पाएंगे। जिसको भी कुछ कहना हो प्लीज थोड़ा जल्दी बताएं, हमें निर्णय लेना है। हाँ स्वप्निल, सर कल या परसों ले सकते हैं, जस्ट शाम को ना ले, दोपहर को अगर लेते हैं तो मैं अवेलेबल रहूंगा। नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समूह में जो डाला गया है वो ये डाला गया है कि लोग जन्माष्टमी के कारण रात में संभवतः मनोरंजन वाले हैं, तो होता है तो लोग 9 बजे के बाद चले जाते हैं, ऐसी बात आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस जन्माष्टमी विशेष कारण कल की क्लास या तो होगी या कैंसिल हो जाएगी। यदि कैंसिल होगी तो एक दिन और आपके कोर्स का बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग बताएं, कल करना है या नहीं? नहीं सर, फिर एक दिन बढ़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी है, मंदिर है पीछे की तरफ, तो उसमें भी रहेगा। अच्छा, बाकी लोग प्लीज जल्दी जल्दी मत दे दीजिए, ऐसे बहुत डम सा फील होने लगता है ना, इट इज नॉट नाइस। सर एक दिन बढ़ेगा तो मतलब लास्ट दिन जो होगा ना वो मैं जुड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमारा पर्यूषण स्टार्ट हो जाएगा,
तो अच्छा। मेरा लास्ट 2 मतलब अभी के हिसाब से जो लास्ट 2 क्लास है ना उसमें भी थोड़ा मिस होगा क्योंकि मंदिर जाना है। अच्छा, आपके और वो जो हाँ 1 दिन और बढ़ेगा उस दिन थोड़ा बड़ा रहता है, तीसरे दिन का हमारा तो। अच्छा, ठीक है। देखिए मैं मेजॉरिटी के अनुसार ही निर्णय लूंगा, आप लोग जो कहेंगे, जिससे किसी को ये ना लगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं नाम लेके बोलूँ वापस से, ये बड़ा आप लोग वैसा कर देते हो यार। आयुषी ने बोल दिया, दिव्य बताओ क्या है करना है कल्याण? मुझे ऑफ, ठीक है। हंसी? सिर्फ जैसे मेजॉरिटी जैसे भी ठीक है। चलेगा मुझे। कौशल?